देखिए बच्चों, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कुषाण वंश पढ़ेंगे, ठीक ना। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था हिंद यूनानियों के बारे में, फिर शक के बारे में, पल्लव के बारे में। आज आप क्या पढ़ेंगे? कुषाण वंश के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, कुषाण वंश, कुषाण वंश, ध्यान सुनिए। आपने यूट्यूब तो पढ़ा है, देखिए लिखते हैं यहाँ पे ISPK, पढ़े कि नहीं? ISPK, आई मतलब हिंद यूनानी, यस मतलब शक, पी मतलब पल्लव, के मीन्स क्या होता है? कुषाण वंश, ठीक ना। तो आज कुषाण वंश के बारे में पढ़ना है, ध्यान समझिए। देखिए कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक, इनका नाम था बच्चों कुडुल कड़फिसेस, कड़फिसेस, कुडुल कड़फिसेस। ये क्या था? ये कुषाण वंश के संस्थापक हैं, कुडुल कड़फिसेस, ठीक ना। इन्होंने क्या किया था कुषाण वंश वालों ने? देखिए कुषाण वंश के जो सबसे फेमस राजा थे उस समय के, कनिष्क थे। कौन थे? कनिष्क। देखिए हिस्ट्री में उन्हीं को प्लेस मिलता है जिनका बहुत ज्यादा नाम रहता है, जो बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करते हैं, जो अपने काल में अच्छे काम को करते हैं, उन्हीं को हिस्ट्री में जगह दिया जाता है। तो इनमें सबसे अच्छे शासकों में से कनिष्क थे। तो कुषाण वंश में जो सबसे अच्छा शासक था वो था कनिष्क। इसी का हिस्ट्री में कुषाण वंश में सबसे ज्यादा जिक्र कनिष्क शासक का ही मिलता है। देखिए कनिष्क ने अपना जो राज्याभिषेक करवाया था, राज्याभिषेक ये कराया था तो 78 ईस्वी में। आपको जानकारी के लिए बताते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे कि मान के चलिए आपका इंडिया है, ठीक, छोटा सा मैप बना देते हैं समझने के तौर पे। यहाँ पे आपका है मध्य एशिया, ये है मध्य एशिया, मध्य एशिया। इसी मध्य एशिया से आपके कौन आए थे? भारत। पहले सबसे पहले हिंद यूनानी आए थे, हिंद यूनानी। उसके बाद फिर कौन आया यहाँ से? भारत में। फिर तब आए शक आए, फिर पल्लव आए। उसके बाद कौन आया बच्चों? उसके बाद आपके कुषाण आए। यानी मध्य एशिया, ये आपका सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया है। मध्य एशिया से यूनानी आए, शक आए, फिर उसके बाद पल्लव आए, कुषाण आए। ये आपका भारत है, भारत में सब आए, ठीक। और सब भारत में आकर शासन किए, राज्य किए। यहाँ पे देखिए लास्ट में आपके कौन है? कुषाण है। यहाँ पे थे कौन? मध्य एशिया में यूची कबीला। मध्य एशिया पहले कौन था? यूची कबीला के लोग थे। यूची कबीला के रूप में कौन थे? कुषाण लोग थे। कुषाणों को बहुत मरकहा कहा गया है, बहुत मरकहा, मार काट बहुत तेज करते थे। कुषाण के लोग जो है मार काट क्या करते थे? बहुत तेज करते थे। इन्हें मरकहा कहा गया कुषाण वाले। जो यूची कबीला देख रहे हैं ना, यूची कबीला किसे कहते हैं? इन्हीं कुषाणों को ही कहते हैं। कुषाणों ने इन सबको इन सभी को जो है मार मार के भगाया था। तब ये लोग सेंट्रल एशिया छोड़कर के भारत में आकर बसे थे, नहीं तो यहीं पे न बसे होते। तो जो कुषाण थे, कुषाण बहुत मार काट करने वाले थे। लास्ट में जब सब भारत में आए, धीरे धीरे पल्लव, लास्ट में जाकर के कुषाण भी भारत में आ गए। और कुषाणों का जो क्षेत्र था भारत में बहुत बड़े क्षेत्र के रूप में फैल गया। कुषाण बहुत ज्यादा भारत में फैले और साम्राज्य को बहुत ज्यादा विस्तार दे भारत में। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या था? कुषाण वंशों में जो सबसे फेमस राजा था उसका नाम था कनिष्क। कनिष्क ने अपना राज्याभिषेक करवाया 78 ईस्वी में, ठीक ना। 78 ईस्वी में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। उसके बाद देखिए इसके दरबार में, कनिष्क के दरबार में कई सारे विद्वान, जैसे कौन कौन थे? जैसे कनिष्क के दरबार में चरक थे, पार्थ थे, वसुमित्र थे, चरक, पार्थ, वसुमित्र। एक थे नागार्जुन। ये सब जो है, ये सब चरक के दरबार में रहते थे। ये सब बहुत महान व्यक्ति की लिस्ट में इनका नाम आता है। जैसे चरक ने क्या किया था पता है? चरक ने चरक संहिता पुस्तक की रचना की थी। चरक संहिता पुस्तक की रचना की थी।
पुस्तक की रचना किया था। ठीक, आपसे कोई क्वेश्चन करे चरक संहिता पुस्तक की रचना कौन किया था? चरक ने। अच्छा, चरक क्या थे पता है? चरक कनिष्क के दरबार में क्या थे? तो चरक कनिष्क के दरबार में आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेदाचार्य। ठीक, चरक जो थे कनिष्क के दरबार में आयुर्वेदाचार्य। ठीक ना? ये कौन थे? पार्थ ने क्या कराया था? तो पार्थ की अध्यक्षता में, पार्थ के कहने पर जो कनिष्क है इसने चौथी बौद्ध संगीति करवाया था। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। पार्थ के कहने पर कनिष्क ने क्या कराया था? चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। और आपको पता होना चाहिए चौथी बौद्ध संगीति के बाद जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बढ़ गया। किसमें किसमें? हीनयान और महायान। इसके बाद बौद्ध धर्म दो भाग में बढ़ गया। किसमें किसमें? एक हीनयान में, दूसरा है महायान, बढ़ गया। ठीक है, दो भाग में बढ़ गया। अब आप देखिए ध्यान से, अब आप देखिएगा। अच्छा, यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं? चलो ध्यान से देखिए, नीचे तक दिख रहा है कि नहीं? ऊपर दिख रहा है? ठीक, क्लियर। तो पार्थ के कहने पर चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में आयोजन हुआ था। बौद्ध धर्म हीनयान महायान दो भागों में बढ़ गया था। अच्छा, अगर क्वेश्चन इसमें हो कि कनिष्क कनिष्क धर्म का अनुयायी था, तो कनिष्क जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आप सब वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, रोक करके भी समझ सकते हैं। ठीक ना? ध्यान सुनिए, कनिष्क जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क बौद्ध के महायान शाखा को मानता था। मानने का मतलब कि कनिष्क जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था, उसको फॉलो करता था अपने जीवन में। समझ गए कि नहीं? तो उसके बाद अब आगे की इसमें ये बात है, इसमें आगे आपको देखेंगे नागार्जुन दिखाई देंगे। नागार्जुन, तो आपको पता है नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि नागार्जुन ने यहाँ पे एक सिद्धांत दिया, सापेक्षता का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था। देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? नागार्जुन ने दिया था। इसीलिए नागार्जुन को हम लोग क्या कहते हैं? नागार्जुन को हम लोग भारत का आइंस्टीन कहते हैं। जैसे आइंस्टीन ने कौन सा थ्योरी दिया था? आइंस्टीन ने आपको किस थ्योरी को दिया था? E बराबर mc² दिए थे कि नहीं? आइंस्टीन ने ही दिया है, E बराबर mc²। तो आपके जो नागार्जुन है इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। इसीलिए नागार्जुन से हम लोग क्या करते हैं? भारत का आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन। ठीक, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं। उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा, ये सब कनिष्क के दरबार के एक प्रकार से मान लीजिए रत्न थे। इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने टैलेंटेड लोग देखिए के दरबार में समय थे, कनिष्क के दरबार में। सोचिए अब क्या था बच्चों, कनिष्क जो है, कनिष्क के समय में कनिष्क ने क्या किया था? इसका जब राज्याभिषेक हुआ 78 ईस्वी में, तो कनिष्क ने उस समय अपने राज्याभिषेक के समय में कनिष्क ने एक कैलेंडर की शुरुआत की, एक कैलेंडर की स्टार्टिंग कराया था, जिसका नाम था कुषाण कैलेंडर। कनिष्क ने किस कैलेंडर की स्टार्टिंग किया था? कुषाण कैलेंडर। बाद में क्या हुआ था, जैसे जो शक राजा, छोटे छोटे राजा जो बचे थे, शक राजाओं ने उस कुषाण कैलेंडर की चोरी करके उसने नाम दिया शक कैलेंडर। ठीक, शक संवत नाम दिया, शक संवत। ठीक ना? तो यहाँ पे जो कनिष्क थे इसने कुषाण कैलेंडर को स्टार्ट किया था। कुषाण कैलेंडर
कैलेंडर की शुरुआत की। लेकिन बाद में जो है शक राजाओं ने चोरी करके मतलब कुशाण कैलेंडर को चोरी की, इसका नकल करके इसने नाम दिया शक संवत का नाम दिया। ठीक है। अब क्या है कि कनिष्क के समय में बच्चों, कनिष्क के समय में, उस समय में सबसे पहले नाशपाती की खेती, सबसे पहले नाशपाती और आलू की खेती, ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले नाशपाती और आलू की खेती कनिष्क के समय ही शुरुआत। ठीक ना। सबसे पहले नाशपाती और आलू की खेती की शुरुआत हुई थी किसके समय में? कनिष्क के समय में। यानी कनिष्क के समय में सबसे पहले आलू की खेती स्टार्ट हुई। नाशपाती जो लोग लगाते हैं सबसे पहले इसी के ही समय में स्टार्ट हुआ था, कनिष्क के ही समय में। ठीक है। अब क्या हुआ था कि कनिष्क के समय में एक उस समय इस तरफ अफगानिस्तान, जैसे ये हमारा भारत हो गया, भारत की इस तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की इस तरफ अफगानिस्तान पड़ता है, तब ईरान इराक आता है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के बॉर्डर के पास से एक पर्वत है जिसका नाम है हिंदुकुश पर्वत। उस हिंदुकुश पर्वत के पास कनिष्क को जो है बहुत ज्यादा सोने का भंडार मिला, बहुत ज्यादा सोना मिला। तो सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का जो सिक्का मिला वो कुषाण वंश के काल में मिला, और कनिष्क जब राजा था इसी के समय मिला। ठीक। तो ये क्या करता था उस समय, कनिष्क ने अपना बिजनेस, अपना व्यापार फैलाया था। कनिष्क का जो व्यापार था बच्चों वो मिस्र तक होता था, मिस्र तक पूरा एकदम यहाँ से लेकर यहाँ तक होता था। कनिष्क का जो व्यापार था यहाँ तक पूरा एकदम, मतलब कनिष्क का व्यापार भारत से मिस्र रोम तक पूरा एकदम फैला था। तो क्या था कि ये अपना कनिष्क जो है अपना व्यापार फैला था, बहुत बड़े स्तर पे व्यापार फैला था। और वहीं बगल में हमारा पड़ोसी एक देश है चीन, जैसे यहाँ पे आपका चीन पड़ता है, पूरा एशिया का साम्राज्य। तो आपका जो चीन है, चाइना, जिसे आज के समय में चाइना कहते हैं, चाइना उस समय रेशम का व्यापार मिस्र तक करने जाता था, रेशम का व्यापार। तो रेशम बनाने की जो टेक्निक थी वो चाइना को पता था, कनिष्क को पता नहीं था। तो कनिष्क ने एक बार चाइना से पूछा, कहा कि ये बताओ रेशम कैसे तुम लोग बनाते हो, कैसे बना करके उसका व्यापार बिजनेस करते हो? तो चाइना ने कहा कि मुझे आता तो है बनाना, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं। तो कनिष्क को गुस्सा आया। कनिष्क ने कहा तुम नहीं बताओगे? कहा नहीं बताएंगे। कनिष्क जो है आक्रमण किए चाइना, और चाइना पर आक्रमण करके वहां के जो हेल्पर वगैरह थे, जो वहां पे शासक थे, जो वहां के काम करने वाले लोग थे, पकड़ करके बहुत पीटा। और जब इतना पीटना तो पीटने के बाद हाथ बांध दिए, कहा आप नहीं बताओगे? कहे कि अरे महाराज जब आप छोड़ेंगे तभी न बताएंगे, अब तो हम लोग पिटा तो गए हैं। तो फिर छोड़ा तो वो लोग जो है बताएं, तरीका बताएं कि कैसे रेशम बनाया जाता है। उसके बाद फिर कनिष्क ने कहा कि कल से तुम लोगों की कोई भी बैलगाड़ी जिस पर तुम लोग रेशम को ले जाते हो मिस्र तक व्यापार करने, कोई भी बैलगाड़ी रेशम मार्ग, यानी कि जिस मार्ग से रेशम को लेकर जाते हो उसे कहा गया रेशम मार्ग, उस मार्ग पर एक भी तुम्हारी कोई भी बैलगाड़ी देखनी नहीं चाहिए। चाइना वाले एकदम डर गए। चाइना वालों ने कहा अब क्या, अब हम लोग कैसे व्यापार करेंगे? तो उसके बाद जो है कनिष्क, अब देखें कनिष्क कितना बड़ा ताकतवर था, चाइना पर अटैक कर दिया और तहलका मचा दिया, हालत खराब कर दिया था चाइना वालों को। उस समय डर के नाते व्यापार करना बंद कर दिए थे चाइना वाले। तो जो रेशम मार्ग था, रेशम मार्ग मतलब जहाँ से रेशम का व्यापार होता था, जिस मार्ग से आता जाता था, चाइना अपने रेशम का व्यापार मिस्र से करता था। कनिष्क ने क्या किया ना, उसके मार्ग पर पूरा अधिकार कर लिया, जाओ देखते हैं कैसे तुम व्यापार करते हो, किसका? रेशम का व्यापार नहीं करने दिया चाइना। तो इतना ताकतवर था कनिष्क, बहुत महान का मतलब बड़ा साम्राज्य था, ठीक, और बहुत ताकतवर था, मार काट करने वाला बहुत था। इसको एक प्रकार से प्रतापी भी कह सकते हैं। तो कनिष्क के समय में ये हुआ, ठीक ना। उसके बाद क्या हुआ
कि कनिष्क के समय में जैसे सामंतवाद की व्यवस्था थी। सामंतवाद का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे कोई शासक है, कोई राजा है, ठीक ना, वह राजा क्या करता था, जैसे उसके उसके साम्राज्य में जितने भी कर्मचारी थे, काम करने वाले थे, उनको वेतन ना दे करके वेतन के बदले जमीन देता था। वेतन के बदले क्या देता था? जमीन देता था। तो जमीन को बढ़ावा देना, जमीन देने को ही सामंतवाद कहा गया। तो कनिष्क के समय में धीरे धीरे सामंतवाद बढ़ता गया। धीरे धीरे सामंतवाद क्या हुआ? बढ़ता गया। और एक समय ऐसा आया कि उसी उसी सामंतवाद में एक बहुत बड़ा सामंतवाद उठकर खड़ा हुआ। उस सामंतवाद का नाम था गुप्त वंश। और गुप्त वंश में जो सबसे बड़ा सामंतवाद उठकर खड़ा हुआ, उसका नाम था, उस शासक का नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। तो आगे चल करके अब कनिष्क के बारे में जितना आपको जानकारी देना था मैंने आपको दिया, ठीक ना। तो आगे चल के सामंतवाद का विकास हुआ, यानी कि सामंतवाद में जो बड़े शासक के रूप में उभरा, उसका नाम था समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के बारे में जो भी जानकारी है, जो भी नॉलेज है, वो हम आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड कराते हैं। तो आज के लिए